आज मैं आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो कि जस्ट कोइंसिडेंस है। आज से करीबन 1 डेढ़ महीने पहले, यानी कि ये अभी चल रहा है अक्टूबर सितंबर 2024 में, मेरे पास एक वीक ऐसा निकला जब करीबन 3 महिलाएं मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइम आई और तीनों की ऑलमोस्ट सेम कंप्लेन। तीनों की प्रेगनेंसी को 1 महीना हुआ था, यानी कि एक एक महीने के बच्चे थे, किसी के लेस देन 1 मंथ के ही बच्चे थे, नियोनेट्स थे। और तीनों के पैर में अचानक सूजन आ गई, एक पैर में, और तीनों का पैर लेफ्ट पैर था। तो मैं आपको आज इस वीडियो में ये बताऊंगा कि उन सबका डायग्नोसिस क्या था, उनको मैंने कैसे ट्रीट किया और उनका अल्टीमेटली रिजल्ट्स कैसे रहे। तो इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहना है और इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको इसी तरीके और पेशेंट ओरिएंटेड जानकारी रेगुलर इंटरवल पे मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पेशेंट से। पहले पेशेंट जो आई थी वो मैंने देखा, वो वही एक तो करीबन 25 इयर्स ओल्ड फीमेल थी, जिनके 1 महीने पहले बच्चा हुआ था। उनके पैर में, एक पैर में स्वेलिंग आ गई थी और 1 महीने के अंदर अंदर डिलीवरी हुई थी। तो मैंने देखा तो उनको डायग्नोसिस था डीवीटी, डीप विनस थ्रोम्बोसिस, यानी कि पैर की नसों में क्लॉट बन गए थे। क्यों बने थे, कैसे बने थे और क्यों बनते हैं जनरली, या डीवीटी क्या होता है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। तो मैं आपको डीवीटी के बारे में पहले बता चुका हूं, आप मेरे इस लिंक पे जाके डीवीटी के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो उस पेशेंट को था डीप विनस थ्रोम्बोसिस, यानी कि डीप वेन्स बंद हो गई थी, जिसकी वजह से उसका पैर बहुत ज़्यादा फूल गया था, बहुत ज़्यादा सूज गया था, उसको बहुत पेन था। मैंने उनका कलर डॉपलर किया, कलर डॉपलर करके मैंने देखा कि उसका पैर का क्लॉट ऊपर, यानी कि पेट की वेन्स, आइलियक वेन्स तक भी आया हुआ है। तो आइडियली मेरे पास जो 3 ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहला है मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा है थ्रोम्बोलाइसिस, तीसरा है थ्रोम्बेक्टोमी। तो ये 3 मेडिकल मैनेजमेंट के ऑप्शन मेरे पास होते हैं। तीनों के अपने अपने फायदे नुकसान होते हैं। जो मैंने एक्सप्लेन सारे ऑप्शन किए, लेकिन मैं फर्स्ट ऑप्शन की तरफ गया, मेडिकल मैनेजमेंट का ऑप्शन। उनको हमने खून पतला करने की दवाई दी, फ्लैक्सिन के, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन के। वो मेरे पास 3 विजिट कर चुके हैं। उनके पैर की स्वेलिंग ऑलमोस्ट पूरी रिजॉल्व हो चुकी है, पैर में दर्द ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो चुका है। उनको मैं एक्सप्लेन कर चुका था कि अगर मैं मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि दवाइयों वाला ट्रीटमेंट अपनाता हूं तो पूरी तरह से क्लॉट नहीं जाएगा, और ये ट्रीटमेंट करीबन करीबन आपको 1.5 साल दवाई खानी पड़ सकती है, या उससे भी ज़्यादा। भविष्य में रेगुलर आपको स्टॉकिंग्स पहननी पड़ेगी, भविष्य में आपको रेगुलर प्रिकॉशंस रखनी पड़ेगी। दोस्तों, तो मैं आता हूँ अपने मेन टॉपिक पे। दूसरा पेशेंट 25 से 30 साल की महिला थी, 1 महीने के अंदर अंदर डिलीवरी हुई थी, लेफ्ट लोअर लिम्ब में स्वेलिंग आ गई थी अचानक। वो भी डायग्नोसिस डीवीटी ही था, डीप विनस थ्रोम्बोसिस। मैंने उनको भी पहले पेशेंट की तरह तीनों मेथड, मेडिकल मैनेजमेंट, थ्रोम्बेक्टोमी, थ्रोम्बोलाइसिस, तीनों को एक्सप्लेन किया। एंड उन पेशेंट्स ने थ्रोम्बोलाइसिस यानी कि दूसरा वे जो था वो ऑप्ट किया। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने उन पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया, सेम डे हमने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद हमने उनके जो नी होता है, नी के पीछे हम पोप्लिटल वेन होती है, पोप्लिटल वेन में हम एक सुई के थ्रू, ओनली एक सुई के थ्रू, हम जैसे आपके हाथ में कैनोला लगता है वैसे एक सुई के थ्रू हम एंटर हुए। एंटर होने के बाद हम उसके अंदर से मल्टी होल कैथेटर होता है, मतलब उस एक कैथेटर होता है, पतली सी ट्यूब होती है 5 फ्रेंच की, उसके अंदर कुछ कुछ दूरी पे होल बने होते हैं। प्लॉट इसके भी आइलियक वेन्स तक था, पेट की वेन्स तक आ रखा था, सब चीज़ एक्सप्लेन की गई। उसका मल्टी होल कैथेटर उस नी के पीछे वाली वेन के थ्रू ले जाके उसके अंदर रखा गया, और उसको 24 घंटे तक का प्लान था कि 24 घंटे करीबन करीबन हम उसको रख के एल्टीप्लेज, लो मोलिकुलर टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है, वो दवाई उसकी चलाई गई। और इसमें क्या होता है कि जो वो कैथेटर होता है, दवाई को इन्फ्यूजन पंप पे लगा दिया जाता है, और एक बहुत ही स्लो रेट पे 1 ml पर आवर के हिसाब से हमने उस दवाई को चलाया, और वो दवाई रिस के उस क्लॉट के अंदर जा रही थी और उस क्लॉट को गलाने का काम करती है। 12 घंटे बाद हमने देखा कि क्लॉट काफ़ी हद तक बेटर हुआ है, डिजॉल्व हुआ है। हमने उस कैथेटर को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया और फिर से हमने उसको नेक्स्ट 12 घंटे के लिए इन्फ्यूजन पे रख दिया, और उसके बाद वही खून पतला करने की दवाई पे हमने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। पहले पेशेंट और दूसरे पेशेंट में डिफरेंस ये है कि पहले पेशेंट के अभी भी काफ़ी क्लॉट बर्डन पैर में पड़ा है, इन स्पाइट ऑफ क्लिनिकल सिम्टम उसके रिड्यूस हो चुके हैं, पर क्लॉट स्टिल देयर। दूसरे पेशेंट में क्या, क्लॉट का बर्डन अभी काफ़ी हद तक कम है, यानी कि पहले पेशेंट से बात किया जाए तो करीबन करीबन 70% क्लॉट बर्डन कम है, सिम्टम इसके भी रिड्यूस हो चुके हैं, पेशेंट इज हैप्पी। दोस्तों, अब मैं आऊँगा अपने तीसरे पेशेंट पे। तीसरा पेशेंट जो था वो जयपुर से ही था। इसमें भी हमने सेम काउंसलिंग की कि पेशेंट की फ़ायदे नुकसान, हर ट्रीटमेंट मैथोलॉजी को बताया, एंड वो थोड़ा अफोर्डेबल पेशेंट थे, तो उन्होंने थर्ड ऑप्शन को चूज किया, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी में दोस्तों क्या होता है, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी में हम एक थोड़ा सा मोटा कैथेटर होता है, करीबन करीबन 8 to 10 फ्रेंच का, उसको हम लेके जाते हैं, क्लॉट के अंदर रखते हैं। और सब उससे पहले अगर डिपेंड करता है, ये बहुत एक्यूट क्लॉट था इसलिए हमने खून पतला करने की दवाई से उसको गलाया नहीं, डायरेक्ट हम उसको लेके गए, और फिर एक वैक्यूम सक्शन पंप होता है, उस वैक्यूम सक्शन पंप से
वो पूरे क्लॉट को मतलब खींच लेता है। और कभी कभी अगर ये थोड़ा सा 10-20 दिन पुराना क्लॉट हो तो हम पहले खून पतला करने की दवाई देते हैं और उसके बाद क्लॉट को खींचते हैं। उसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी या थ्रोम्बो एस्पिरेशन कहा जाता है। ये वैक्यूम डिपेंड जो पंप होता है, ये एआई बेस्ड पंप होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ है। कोई बहुत ही कम मात्रा में ब्लड का लॉस होता है और बिल्कुल क्लॉट को ये खींच के बिल्कुल साफ कर देता है। तो इस पेशेंट में भी हमने यही किया। ये पेशेंट की भी स्वेलिंग बिल्कुल रिड्यूस है, बिल्कुल गायब हो चुकी है, पेन नहीं के बराबर है। क्लॉट बर्डन अगर आप सेकंड और थर्ड पेशेंट के में पूछेंगे तो उसमें अगर 20% क्लॉट 10% क्लॉट था तो इसमें ऑलमोस्ट क्लॉट पूरा रिजॉल्व हो चुका है। केवल हल्की हल्की सी वॉल पे कहीं थिकनिंग है। बाकी तीनों पेशेंट इस तरह से डील किए। तो पहले पेशेंट को हमने मेडिकल मैनेजमेंट से किया, दूसरे को थ्रोम्बोलाइसिस से किया, तीसरे को थ्रोम्बेक्टोमी से किया। तीनों एक्चुअली हार्डवेयर बहुत यूज होता है, तो हार्डवेयर अभी फ़िलहाल हिंदुस्तान में बन नहीं रहा है, सब हार्डवेयर बाहर से आता है। तो ये थोड़ा सा जहाँ पे भी हार्डवेयर यूज हो रहा है तो वो थोड़ा सा कॉस्टली स्टफ पड़ जाता है। और दोस्तों मैं वेरिकोज वेन, डीवीटी इनके बारे में आगे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। दोस्तों इनफर्टिलिटी एक बहुत कॉमन चीज़ है जो कि मेल इनफर्टिलिटी के बारे में मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें वेरिकोसील को मैंने कारण था, एक पेशेंट की स्टोरी थी। आप उसको भी ध्यान से देखिए, सुनिए, आपको समझ में आएगा। मैं आपको यहाँ लिंक दे रहा हूँ, उस पर जाइए और उसको देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपनी बीमारी के बारे में अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।